हेलो एवरीवन, दिस इज राहुल मीना। वेलकम यू ऑल इन द ऑफिशियल यूट्यूब चैनल अड्डा 24/7। दोस्तों, कोई भी एग्जामिनेशन हो, जब हम उसकी प्रिपरेशन स्टार्ट करते हैं तो किसी भी एग्जाम को क्रैक करने के सिंपल से 4 रूल्स होते हैं। उसका सिलेबस कंप्लीट कीजिए, उस एग्जामिनेशन के पीवाईक्यूज को अच्छे से सॉल्व कीजिए। उसके अलावा दोस्तों किसी भी रिसोर्स को सिलेक्ट कीजिए। आप कहीं से भी प्रिपरेशन जो कर रहे हैं तो उसका रिसोर्स का एक बार अच्छे से एक्सप्लोर करके सिलेक्ट कीजिए। और लास्ट पॉइंट होता है दोस्तों आपकी कंसिस्टेंसी और डिसिप्लिन। तो उन सभी में सबसे पहला जो पॉइंट हमारे पास है सिलेबस को लेकर, तो वो हम लोग यहाँ पर डिस्कस करने वाले हैं आईबीपीएस एसओ का, कि क्या बेसिक सा सिलेबस होता है इसका। ठीक है, जो प्रीवियस ईयर के जो पेपर्स हुए दोस्तों, उन्हीं को मतलब ऑब्जर्व करके ये पूरा का पूरा सिलेबस यहाँ पर देखा अपन बताएंगे कि क्या कुछ सिलेबस रहता है और हर स्ट्रीम का। ठीक है, आईटी का हम लोग देखेंगे, एचआर का हम लोग देखेंगे, लॉ का देखेंगे, एएफओ का देखेंगे, मार्केटिंग का देखेंगे, राजभाषा का देखेंगे। सारी ही स्ट्रीम्स का हम लोग यहाँ पर सिलेबस देखने वाले हैं। ठीक है, क्लियर। शुरू करते हैं बिना किसी देरी के। चलिए, दोस्तों आप सभी को पता है कि जैसे अभी स्टार्टिंग में बताया आपको कि आईबीपीएस एसओ का जो एग्जामिनेशन है अपना इन सारी स्ट्रीम्स के लिए होता है। आईबीपीएस एसओ आईटी ऑफिसर, ठीक है, एग्रीकल्चर फील्ड ऑफिसर एएफओ, उसके अलावा राजभाषा अधिकारी, लॉ ऑफिसर, एचआर एंड पर्सनल ऑफिसर एंड मार्केटिंग ऑफिसर। ठीक है, अब दोस्तों एक सबसे अच्छी बात यह है कि आपके सामने टारगेट है, क्योंकि आईबीपीएस का कैलेंडर रिलीज कर दिया गया है। और कैलेंडर रिलीज करने के बाद में दोस्तों आपको ये पता है कि आपके एग्जाम्स कब कब होने वाले हैं ना। आपको ये तो है नहीं कि आपको पता नहीं कि आपका एग्जाम कब होगा, आपको सबको पता है कि आपका प्रीलिम का एग्जामिनेशन है वो आपका 29 दिसंबर को होने वाला है। आपका मेंस का जो एग्जामिनेशन है वो 1 नवंबर को होने वाला है। तो आईबीपीएस के ना सबसे अच्छी खूबसूरती यही है कि वो पहले से बच्चों को बता देते हैं कि भैया आपका एग्जामिनेशन कब कब होने वाला है। हाँ, नोटिफिकेशन वही 1-1.5 महीने पहले आएगा। तो जो बच्चे नोटिफिकेशन का वेट कर रहे हैं उनके पास टाइम नहीं होता है फिर सिलेबस को कंप्लीट करने का, है ना। तो जो बच्चे ऐसे हैं जिनको अभी से लग रहा है कि मुझे आईबीपीएस क्रैक करना है, और जो कर भी सकते हैं, अगर अभी से उन्होंने शुरू कर दी प्रिपरेशन अपनी, तो सिलेबस समझना बहुत जरूरी है। भाई टारगेट आप सभी के सामने है ना। टारगेट देखते हुए अगर उसके अंधे की करोगे तो फिर मुश्किल है फिर इस एग्जाम को क्वालिफाई करना। ठीक है, चलिए, वन बाय वन जो है कहानी शुरू करते हैं। दोस्तों सिलेबस इज वेरी इंपॉर्टेंट। अगर हम लोग किसकी बात कर ले, अगर आप बात कर ले राजभाषा अधिकारी की, है ना, तो इनके प्रिलिमिनरी एग्जामिनेशन की में अगर देखेंगे तो इंग्लिश आता है, रीजनिंग सेक्शन होता है और जनरल अवेयरनेस के क्वेश्चंस पूछे जाते हैं। कहां कहां पर? लॉ ऑफिसर एंड राजभाषा अधिकारी के अंदर। आप सभी को पता है कि यहाँ पर हमें सेक्शनल टाइमिंग मिलती है और यहाँ पर नेगेटिव मार्किंग भी होती है। ठीक है, और उसके अलावा दोस्तों अगर हम अदर स्ट्रीम्स की अगर बात कर ले, तो अगर आप लोग आईटी ऑफिसर से हैं, एएफओ से हैं, एचआर एंड पर्सनल ऑफिसर से, मार्केटिंग ऑफिसर वाले बच्चे हैं, तो यहां पर आपके सब्जेक्ट जो होंगे इंग्लिश लैंग्वेज, रीजनिंग सेक्शन एंड क्वांटिटेटिव एप्टीट्यूड आपका यहां पर आ जाता है। ठीक है, सेक्शन टाइमिंग दोस्तों यहां पर भी आपको मिलती है। आपको सेक्शनल कट ऑफ के साथ साथ ओवरऑल कट ऑफ को भी मैनेज करना है। नेगेटिव मार्किंग यहां पर भी होती है ना। तो ये सब्जेक्ट्स हो गए अपने पास। अच्छा, उसके अलावा दोस्तों अगर आप मेंस पर चलोगे तो मेंस में जैसे जो भी आईटी ऑफिसर, लॉ ऑफिसर, एग्रीकल्चर फील्ड ऑफिसर, एचआर, सभी के लिए जो अलग अलग स्ट्रीम के जो बच्चे हैं, आपका प्रोफेशनल नॉलेज आता है यहाँ पर 60 क्वेश्चन, 60 मार्क्स, 45 मिनट्स का टाइम आपको मिलता है। और उसके अलावा जो राजभाषा अधिकारी वाले बच्चे हैं उनके प्रोफेशनल नॉलेज का ऑब्जेक्टिव भी होता है और उसके अलावा डिस्क्रिप्टिव भी आपका यहाँ पर होता है। तो ये आपका पूरा का पूरा क्या है, सब्जेक्ट है। अब दोस्तों आते हैं हम सिलेबस की तरफ। ठीक है, सिलेबस इज वेरी इंपॉर्टेंट, है ना। आपको हमेशा ध्यान रखना है कि मुझे सिर्फ कुछ कुछ इंपॉर्टेंट टॉपिक्स पर फोकस नहीं करना है, मुझे अपने सब्जेक्ट को स्ट्रॉन्ग करना है। आपका सब्जेक्ट अगर स्ट्रॉन्ग होगा तो आप मल्टीपल एग्जाम्स को टारगेट कर सकते हो जिन एग्जाम्स में वो सब्जेक्ट्स आते हैं। और क्वांट, रीजनिंग, इंग्लिश, जे, ये मल्टीपल एग्जाम्स में आते हैं यार। ठीक है, तो ध्यान रखिएगा, हमें सिलेबस कंप्लीट करना पूरा। ठीक है, और टाइमली स्टार्ट कर दोगे तो टाइमली सिलेबस कंप्लीट हो जाएगा, आपके पास टाइम रहेगा उसको रिवाइज करने का। रिविजन इज वेरी इंपॉर्टेंट। क्लियर है, चलिए। कोई भी बच्चा जो अभी शुरुआती फेज में है तो ये मत सोचना कि इंपॉर्टेंट टॉपिक्स में पहले कर लेता हूं और बाद में मैं सिलेबस कंप्लीट कर लूंगा, तो ऐसा नहीं होता है। सिलेबस को अच्छे से कंप्लीट करना अगर आपके पास सफिशिएंट टाइम है तो, और जो कि है अभी, है ना। चलो दोस्तों, तो देखिए सबसे पहले अपन कहानी शुरू करते हैं अपनी कहां से, जो अपने प्रीलिम्स के एग्जामिनेशन से, मतलब प्रीलिम्स के जो सब्जेक्ट्स हैं, क्वांट हो गया, रीजनिंग हो गया, इंग्लिश लैंग्वेज हो गया। तो ये सभी के सभी कहां से प्रिपेयर किए गए? जो पीवाईक्यूज है उनका एनालिसिस किया, उससे प्रिपेयर किए गए यहाँ पर मेनली, है ना। तो देखो दोस्तों, सबसे पहले अपन बात करते हैं अपने क्वांटिटेटिव एप्टीट्यूड की, है ना, क्वांट सेक्शन। तो देखो क्वांट सेक्शन एक ऐसा सब्जेक्ट है जो इंपॉर्टेंट है और इसमें प्रैक्टिस आपकी चाहिए रहती है। ठीक है, तो इसमें देखो अपने ऐसे को एग्जामिनेशंस में आपको अप्रोक्सीमेशन के क्वेश्चंस मिलते हैं, कुछ बार सिंप्लीफिकेशन भी आया आपके पास में। ठीक है, नंबर सीरीज के क्वेश्चंस आपको मिलते हैं, क्वाड्रेटिक इक्वेशन के क्वेश्चंस मिलते हैं। तो मेरे भाई सबसे पहला जो पार्ट है सिंप्लीफिकेशन, अप्रोक्सीमेशन में ये सब कुछ आपको स्ट्रॉन्ग करना होता है। नंबर सीरीज, आपकी मिसिंग नंबर सीरीज भी आती है,
कभी कभी रॉन्ग नंबर सीरीज भी आती है ना। इनइक्वालिटी के अंदर जाओगे तो लीनियर इक्वेशन के क्वेश्चंस पूछे जाते हैं, क्वाड्रेटिक इक्वेशन के क्वेश्चंस आपसे पूछे जाते हैं। ये जो क्वांटिटी कंपैरिजन का पार्ट है दोस्तों, ये अर्थमेटिक पर ही बेस्ड है। अर्थमेटिक में आपके सारे टॉपिक्स जैसे रेशो, प्रोपोर्शन, परसेंटेज, रेशो, एज, पार्टनरशिप, मिक्सचर एलिगेशन, टाइम एंड वर्क, इस पे टाइम एंड डिस्टेंस, है ना, सिंपल इंटरेस्ट, कंपाउंड इंटरेस्ट, मेंसुरेशन, परम्यूटेशन, कॉम्बिनेशन, प्रोबेबिलिटी, हर टॉपिक से आप लोग के क्वेश्चंस बनते हैं, हर टॉपिक से, ठीक है। अब इस पे टाइम एंड डिस्टेंस के अंदर जाओगे तो ट्रेन वाले क्वेश्चंस भी आएंगे, बोर्ड्स एंड स्ट्रीम के क्वेश्चंस भी आएंगे। टाइम एंड वर्क में जाओगे तो टाइम एंड वर्क के साथ साथ पाइप एंड सिस्टम के क्वेश्चन भी बनेंगे। तो दिस पार्ट इज वेरी इंपॉर्टेंट। तो हर टॉपिक पर अपने को कमांड बनानी है, ठीक है। ये इसका पूरा का पूरा सिलेबस है। डेटा इंटरप्रिटेशन में दोस्तों डीआई आपको आती है ना, कम से कम 3 से 4 सेट्स आपके डीआई के बनते हैं। डीआई के अंदर डेटा का रिप्रेजेंटेशन होता है ना। अब डीआई आपकी लाइन ग्राफ हो सकती है, बार ग्राफ हो सकती है, टेबल ग्राफ हो सकती है ना, और उसके अलावा मिक्स चार्ट की डीआई हो सकती है, मिसिंग डीआई हो सकती है, कैस्लेट आती है आपको, पाई चार्ट आती है ना, टेबल वाली आती है। तो हर तरह की डीआई हमें कवर अप करनी है, ठीक है। तो ये आपका क्या है, क्वांट का सिलेबस है। और दोस्तों क्वांट के लिए आप लोग इस बुक को प्रेफरेंस दे सकते हो, एस क्वांट, ये बेस्ट बुक है जिसके थ्रू आप आराम से आपके क्वांट को प्रिपेयर कर लोगे, है ना। रेफरल कोड ये वाला यूज करिएगा अगर आप ज्वाइन करने, इसको परचेस अगर करने वाले हैं तो, ठीक है। चलिए मेरे भाई, उसके अलावा जो अगला सब्जेक्ट हम लोग का आता है दोस्तों, वो होता है आपका रीजनिंग सेक्शन, है ना। तो रीजनिंग सेक्शन भी एक इंपॉर्टेंट टॉपिक है दोस्तों, ये भी प्रैक्टिस मांगता है और लेवल भी अच्छा आता है इसके अंदर, ठीक है। तो आपको मेनली ये देखो, कोडेड इनइक्वालिटी वाला पार्ट है, सिटिंग अरेंजमेंट दोस्तों, सर्कुलर, लीनियर, स्क्वायर, उसके अलावा पजल वाला पार्ट हो गया। तो दिस पार्ट इज वेरी इंपॉर्टेंट, है ना। सेटिंग अरेंजमेंट पजल से ज्यादातर क्वेश्चन बनते हैं आप लोग के, और अच्छे लेवल के क्वेश्चन बनते हैं। तो अपना फाउंडेशन स्ट्रांग रखिएगा आप लोग, तभी जाके आप लोग आपकी जो मतलब बोलते हैं ना, फाउंडेशन अगर स्ट्रांग रहेगा तो बिल्डिंग बढ़िया बन जाती है, कितनी भी माले की बिल्डिंग बना लो। तो वैसे ही यहाँ पर भी है, अगर आपने अपने फाउंडेशन को स्ट्रांग करके रखा तो आप हर लेवल की चीजें बना लोगे, ठीक है। तो ये काफी इंपॉर्टेंट है। लॉजिकल रीजनिंग के क्वेश्चन आते हैं, ऑर्डर रैंकिंग वाला पार्ट है, डेटा सफिशिएंसी, सिलॉग्स, उसके अलावा ब्लड रिलेशन, इनपुट आउटपुट, कोडिंग एंड डिकोडिंग, अल्फा न्यूमेरिक सीरीज हो गई, सीरीज अल्फाबेटिकल सीरीज हो गई, डायरेक्शन बेस्ड क्वेश्चंस हो गए, इनइक्वालिटीज हो गई। तो इन टॉपिक से आप लोग के क्वेश्चंस बनते हैं रीजनिंग के अंदर। रीजनिंग के लिए भी अगर कोई बुक लेना चाहो तो एस रीजनिंग इज द बेस्ट बुक, ठीक है। चलो मेरे भाई, उसके अलावा दोस्तों अगर बात करें अपन किसकी, इंग्लिश सेक्शन की, तो इंग्लिश सेक्शन में आपकी रीडिंग इज वेरी इंपॉर्टेंट। अगर आपकी रीडिंग अच्छी होगी तो वो इंग्लिश में भी काम आएगी, रीजनिंग में भी काम आएगी, क्वांट के अंदर भी काम आएगी। तो इंग्लिश में रीडिंग कॉम्प्रहेंशन, क्लोज टेस्ट, फिल इन द ब्लैंक्स, मल्टीपल मीनिंग्स, एरर स्पॉटिंग, पैराग्राफ कंप्लीशन, सेंटेंस करेक्शंस, पैराजम्बल्स, सेंटेंस रीअरेंजमेंट, फ्रेज रीअरेंजमेंट्स, कॉलम बेस्ड, वर्ड स्वैप, स्पेलिंग एरर्स। तो इन सभी से आपके क्वेश्चंस मेनली बनते हैं इंग्लिश के अंदर, और इस बुक को आप लोग क्या करते हैं, प्रेफरेंस दे सकते हैं दोस्तों अपनी प्रिपरेशन में, है ना, ठीक है। और रीडिंग इज वेरी इंपॉर्टेंट। अब दोस्तों अगर जनरल अवेयरनेस की अगर बात कर लें तो देखो, जनरल अवेयरनेस में क्या होता है, एक तो स्पेशल फोकस करा जाता है किसकी तरफ, जो अपना बैंकिंग एंड फाइनेंस वाला पार्ट होता है, उससे आपके जनरल अवेयरनेस में क्वेश्चन कई सारे बनते हैं, है ना। करंट अफेयर्स भी हो जाए तो वो बैंकिंग फाइनेंस वाले पार्ट से आता है। पीआईबीज आपको भी रीड करना चाहिए मेनली, ठीक है, बहुत इंपॉर्टेंट पार्ट होता है आपके लिए। तो मेरे भाई इन सब पार्ट से क्वेश्चंस बनते हैं, जैसे करंट अफेयर्स हो गया, है ना, बैंकिंग एंड फाइनेंशियल अवेयरनेस वाला पार्ट हो गया आपके पास में, मॉनेटरी पॉलिसीज, जीके अपडेट्स, है ना, करेंसीज, इकोनॉमिक टर्म्स, स्टैटिक जीके वाला पार्ट है। स्टैटिक जीके तो ऐसा है कि जो चेंज होता नहीं है ना, तो उसके तो आप प्रॉपर नोट्स बना लोगे तो बेहतर होगा आप सबके लिए। फाइनेंशियल इकोनॉमिक न्यूज़ होगी, गवर्नमेंट स्कीम से, ये काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट हो गया आजकल, है ना, ये वाला पार्ट कि फाइनेंशियल स्कीम्स, गवर्नमेंट स्कीम्स, है ना, जो आपने बैंकिंग एंड फाइनेंशियल अवेयरनेस वाला पार्ट है, इन पे क्वेश्चंस आप लोग के ज़्यादा बनते हैं मेनली, ठीक है। उसके अलावा सेंट्रल गवर्नमेंट की स्कीम्स, आरबीआई सर्कुलेट्स, है ना, स्टैटिक बैंकिंग्स, ठीक है। तो इन सबसे आपके मेनली क्वेश्चंस बनते हैं जनरल अवेयरनेस वाले, जिन जैसे राजभाषा अधिकारी, लॉ ऑफिसर में जो आता है मेनली, है ना, ठीक है। चलिए, अब दोस्तों इसके अलावा अगर अपन चले, ठीक है, तो जो मेंस के सब्जेक्ट्स हैं, जो प्रोफेशनल नॉलेज वाला जो पार्ट है ना, तो उसको अपन देख लेते हैं एक बार। तो ये तो हमारे पास प्रीलिम्स वाले पार्ट हो गए। प्रोफेशनल नॉलेज की अगर दोस्तों अगर बात कर ले तो सबसे पहला जो पार्ट हमारे पास आता है वो होता है आईटी ऑफिसर के लिए, कंप्यूटर स्किल्स में। अब ये टॉपिक्स हैं दोस्तों, इनके अंदर कई सारे सब टॉपिक्स होते हैं। तो जो विवेक पांडे सर हैं, कंप्यूटर के एक्सपर्ट, वो आपको और भी डिटेलिंग के साथ बता देंगे इसमें, है ना। बट फिलहाल में अगर अपन देखें तो आपके जो मेन क्वेश्चन है, डेटाबेस मैनेजमेंट सिस्टम, है ना, डेटा कम्युनिकेशन एंड नेटवर्किंग, ऑपरेटिंग सिस्टम, सॉफ्टवेयर इंजीनियरिंग, डेटा स्ट्रक्चर, कंप्यूटर ऑर्गेनाइजेशन एंड माइक्रो प्रोसेसर्स, ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड प्रोग्रामिंग्स। तो इन सब पार्ट से आपके क्वेश्चन बनते हैं। इनके कई सारे अलग जो होते हैं सब टॉपिक्स भी आपको देखने को मिलते हैं इसके अंदर, ठीक है। नेटवर्किंग से काफी सारी चीजें होती है। उसके अलावा दोस्तों एएफओ, एग्रीकल्चर फील्ड ऑफिसर, तो भाई आप सभी के ना क्वेश्चंस इन सारे पार्ट से बनते हैं, जिसमें आप देख सकते हो एग्रीकल्चर करंट अफेयर्स वाला पार्ट हो गया, क्रॉप हॉर्टिकल्चर वाला पार्ट हो गया, स्पेसिंग टाइम ऑफ सोइंग सीड रेट हो गया, है ना, वेराइटीज इंपॉर्टेंट ओनली हो गई, हर्बीज,
हो गया आपके पास में इंपॉर्टेंट पॉइंट्स रिगार्डिंग प्लांट, फ्रूट, वेजिटेबल्स, है ना, ये सारा का सारा पार्ट आपके लिए इंपॉर्टेंट है, ठीक है, इन सारे पार्ट से क्वेश्चंस। प्रिजर्वेशन ऑफ फ्रूट्स एंड वेजिटेबल्स हो गया, टाइप्स ऑफ क्रॉपिंग सिस्टम, डिफरेंट डिजीजेस, कौन कौन सी डिजीज वगैरह होती है, सीड टेक्नोलॉजी जिसके अंदर डिफरेंट गवर्नमेंट स्कीम्स भी आपके आ जाती है, एग्रीकल्चर इकोनॉमिक्स, एग्रीकल्चर कॉस्ट एंड स्कीम्स, वेरियस टाइप्स ऑफ एग्रीकल्चर प्रैक्टिसेस, ठीक है, उसके अलावा सॉइल रिसोर्सेज, इंडियन सॉइल्स, टाइप्स ऑफ फैक्ट्स जैसे ह्यूमन कॉन्टैक्ट एंड सीएन रेशो ईटीसी, ग्रीन मैनर्स, उसके अलावा एनिमल हस्बेंड्री हो गया, डिफरेंट ब्रीड्स ऑफ एनिमल्स, है ना, एग्रीकल्चर स्मॉल इंडस्ट्रीज लाइक हनी, डेली एंड फिशरीज, है ना, और वेरियस डिसीज एंड देयर कॉजेस, उसके अलावा रूरल वेलफेयर एक्टिविटीज इन इंडिया, है ना, बिफोर इंडिपेंडेंस एंड आफ्टर इंडिपेंडेंस क्या क्या है यहाँ पर, उसके अलावा डिफरेंट इंश्योरेंस स्कीम्स रिगार्डिंग एग्रीकल्चर्स एंड वुमेन एंड चाइल्ड डेवलपमेंट स्कीम्स। तो ये सारा का सारा जो पार्ट है वो एफ वाले बच्चों के लिए इंपॉर्टेंट है कि यहाँ से आप लोगों के मेनली क्वेश्चंस फ्रेम होते हैं, है ना, और इन सभी के कुछ कुछ सब टॉपिक्स भी आपको देखने को मिलते हैं। चलिए, उसके अलावा दोस्तों अगर बात कर ली जाए तो मार्केटिंग ऑफिसर्स, ठीक है भाई, मार्केटिंग ऑफिसर्स के क्वेश्चन जो है, बेसिक्स ऑफ मार्केटिंग एंड मैनेजमेंट, है ना, ब्रांड मैनेजमेंट, एडवर्टाइजिंग, पीआर, सेल्स, रिटेल, बिजनेस इथिक्स, मार्केट सेगमेंटेशंस, मार्केट रिसर्च एंड फोरकास्टिंग डिमांड्स, उसके अलावा प्रोडक्ट लाइफ साइकिल्स, कॉर्पोरेट सोशल रिस्पॉन्सिबिलिटीज, सर्विस मार्केटिंग एंड मार्केटिंग स्ट्रेटेजीज। तो इन सारे पार्ट से आपके क्वेश्चंस मेनली बनते हैं यहाँ पे, है ना। तो जो भी मार्केटिंग ऑफिसर की प्रिपरेशन कर रहे हैं भाई, आपको ध्यान रहना चाहिए, और आई होप कि इनमें बहुत सारी चीजें आप ऑलरेडी पढ़ चुके हो, ठीक है। उसके अलावा दोस्तों एचआर एंड पर्सनल ऑफिसर की अगर बात कर ली जाए तो यहाँ पर ह्यूमन रिसोर्स डेवलपमेंट, बिजनेस पॉलिसी एंड स्ट्रेटेजीज, है ना, उसके अलावा ट्रांजिशनल एनालिसिस हो गया, ट्रेनिंग एंड डेवलपमेंट वाला पार्ट हो गया, रिक्रूटमेंट एंड सिलेक्शंस वाला पार्ट हो गया, रिवॉर्ड्स एंड रिकॉग्नाइजेशंस, इंडस्ट्रियल रिलेशनशिप्स, उसके अलावा बिजनेस पॉलिसीज एंड स्ट्रेटेजीज एनालिसिस, ग्रीवेंस एंड कॉन्फ्लिक्ट मैनेजमेंट एंड परफॉर्मेंस मैनेजमेंट एंड अप्रेजल्स, ठीक है। तो ये सब सारा का सारा पार्ट किसका है, एचआर एंड पर्सनल ऑफिसर्स का, ठीक है। आपने देखा होगा एचआर का काम सारा का सारा इसी तरह का रहता है मेनली, है ना, तो उसी में से आपके क्वेश्चंस बनेंगे। उसके अलावा दोस्तों अगर बात करें लॉ ऑफिसर की, तो लॉ ऑफिसर में बहुत सारी चीजें आती है, बैंकिंग रेगुलेशंस हो गया, कंप्लाइंसेस एंड लीगल एस्पेक्ट्स हो गए, रिलेवेंट लॉ एंड ऑर्डर रिलेटेड टू नेग्लिजिबल इंस्ट्रूमेंट्स, सिक्योरिटीज, फॉरेन एक्सचेंज, उसके अलावा प्रिवेंशंस ऑफ मनी लॉन्ड्रिंग, है ना, लिमिटेशन एक्ट्स, उसके अलावा कंज्यूमर प्रोटेक्शन एक्ट्स, ओके, बाद सरफराज है, बैंकिंग गवर्नमेंट स्कीम्स हो गया, लॉ एंड एक्शंस विद द डायरेक्ट लिंक्स टू बैंकिंग सेक्टर्स, बैंकर्स बुक एविडेंस एक्ट एंड डीआरटी एक्ट। तो इन सारे पार्ट से लॉ ऑफिसर के क्वेश्चंस बनते हैं। तो एक तरह से देखा जाए तो लॉ ऑफिसर का ये सिलेबस है, लेकिन इसके कई सारे अलग सब टॉपिक्स भी आपको मिलते हैं, ठीक है। चलिए, उसके अलावा दोस्तों राजभाषा अधिकारी की अगर बात कर लें, राजभाषा अधिकारी हिंदी में, सो राजभाषा अधिनियम, राजभाषा नियम का संक्षिप्त नेम, विस्तार एंड प्रारंभ, राजभाषा संवैधानिक वैधानिक प्रावधान, राजभाषा वर्गीकरण क्षेत्र, केंद्रीय हिंदी समिति, राजभाषा से संबंधित पुरस्कार और योजनाएं आपसे पूछी जाती है, प्रमुख हिंदी प्रकाशन, राजभाषा आयोग, संविधान की 8वीं अनुसूची का परिचय, हिंदी और उसकी संवैधानिक स्थिति, और प्रशासनिक और बैंकिंग शब्दों, वाक्यों, वाक्यांशों पर आधारित बहुविकल्पी प्रश्न आपके मिलते हैं। हिंदी व्याकरण तो आपको पता ही है, संधि, समास, उपसर्ग, प्रत्यय, अलंकार, है ना, बहुत सारी चीजें रहती है इसके अंदर। लोकोक्तियां हो गया, पर्यायवाची शब्द हो गए, विलोम शब्द हो गए, छंद हो गया, रस हो गया, ठीक है। मतलब जो इंग्लिश ग्रामर है उससे कहीं ज्यादा डिफिकल्ट है हिंदी व्याकरण, ठीक है। तो उससे भी क्वेश्चंस आप लोगों के बनते हैं। तो राजभाषा अधिकारी के लिए सारा पार्ट है। अब भैया आपको ये भी ध्यान रखना है कि मुझे ऑब्जेक्टिव के साथ साथ डिस्क्रिप्टिव वाला पार्ट भी लिखना है ना। तो दोस्तों ये क्या है कि एक सिलेबस का ओवरव्यू है आप सभी के सामने, किस तरह का सिलेबस है आईबीपीएस एसओ का 2026 के लिए भी, ठीक है। तो 2025 के लिए प्रिपरेशन कर रहे थे, तो अब 26 के लिए जो आएगा तो उसी तरह की चीजें आपको देखने को मिली इसके अंदर भी। दोस्तों सिलेबस देखने के अलावा हमें अब ध्यान रखना है कि मेरे को पीवाईक्यूज पर काम करना है। तो आप भी पीवाईक्यूज को खंगालिए, देखिए, है ना, आपको मिल जाएंगे पीवाईक्यूज, आप सर्च करिए बस, ढेर सारे पीवाईक्यूज आपको मिल जाएंगे। उनको ऑब्जर्व कीजिए कि मुझसे क्वेश्चन बन रहे हैं नहीं बन रहे हैं, है ना, मुझे और अपने आप को कितना प्रिपेयर करना है, मैं कहाँ पर हूँ, मेरा लेवल क्या है बेसिकली, ठीक है। और एक बात हमेशा हम कई बार बोलते हैं, हर वीडियो में बोलते हैं कि प्रॉपर प्रिपरेशन प्रिवेंट्स पुअर परफॉर्मेंस, है ना। तो अपने आप को बेहतर प्रिपरेशन आप कर सकते हो, एक सफिशिएंट टाइम आप सभी के सामने है। और दोस्तों आप सभी को पता है कि रिपब्लिक डे, है ना, सेलिब्रेट किया जा रहा है, और आप सभी को रिपब्लिक डे की बहुत बहुत हार्दिक हार्दिक शुभकामनाएं। अब हर
त्योहार की तरह इस रिपब्लिक डे पर भी आपको कई सारे ऑफर्स प्रोवाइड किए जा रहे हैं अड्डा 24/7 की तरफ से, ठीक है। और स्पेशली बैंक महापिक प्लस पे, तो अगर आप लोग IBPS के साथ साथ और भी कई सारे एग्जाम टारगेट करना चाहोगे तो बेस्ट ऑप्शन क्या है, बैंक महापिक प्लस, जिसमें एनरोल करके आप अपने मल्टीपल एग्जाम्स को टारगेट कर सकते हो, जैसे क्लरिकल एग्जाम से, PO के एग्जामिनेशन से, RRB के कई एग्जामिनेशन से, PO क्लर्क है ना, और SO के तो है ही। तो ये रेफरल कोड है जिसे यूज करके आप मैक्सिमम डिस्काउंट ले सकते हो हमारे पेड कोर्सेस में। अब एनरोल किस तरह से करना है दोस्तों, और किस में करना चाहिए, ये बैंक महापिक प्लस इस तरह का नजर आता है, इसमें एनरोल कर सकते हो। और ये रेफरल कोड है, ये कोड यूज करोगे तो डिस्काउंट आपको अच्छा खासा मिलेगा, ठीक है। अच्छा, एनरोल कैसे करना है वो देख लेते हैं यार। तो दोस्तों देखो, अगर आप लोगों को लग रहा है कि मुझे सिलेबस तो मैंने देख लिया, मुझे प्रिपरेशन करनी है, तो मेरे भाई आपको विजिट करना होगा अड्डा 24/7 की अपनी वेबसाइट पर, ठीक है। यहाँ लिखिएगा अड्डा 24/7, पहले लिंक पर जाइए आप लोग। ये जो इंटरफेस है, आप जाएंगे ऑल कोर्सेस में, लेफ्ट हैंड साइड को थोड़ा सा स्क्रॉल डाउन कीजिएगा और रेगुलेटरी बॉडीज नेसो नजर आएगा। ये थोड़ा छोटा छोटा दिख रहा होगा, अपन इसको थोड़ा सा बड़ा कर लेते हैं ना, अब दिख गया होगा अच्छे से। तो ये लेफ्ट हैंड साइड है, इसको थोड़ा स्क्रॉल डाउन करेंगे तो रेगुलेटरी बॉडीज नेसो नजर आता है, इस पर क्लिक किए। यहाँ पर दोस्तों IBPS SO दिखेगा, ये रहा IBPS SO। अब IBPS SO के दोस्तों बैचेस है आपके पास, तो आप लोग इन बैचेस में एनरोल कर सकते हो या फिर बैंक महापिक प्लस के लिए जा सकते हो, ठीक है। आप बैंक महापिक प्लस पे जाओगे या फिर इन बैचेस में एनरोल करोगे तो आपको क्या करना है, आपको रेफरल कोड यूज करना होता है एक, है ना। तो रेफरल कोड क्या होना चाहिए मेरे भाई, Y710। तो दोस्तों ये रेफरल कोड है, ठीक है। इसको यूज करके आप लोग 81% का डिस्काउंट ले सकते हो, उसके साथ साथ 3x वैलिडिटी आपको यहाँ पर मिल जाएगी, है ना। तो ध्यान रखिएगा, जो भी कोई बच्चे ऐसे हैं जो जिनका मन है कि सर मुझे IBPS SO के लिए प्रिपरेशन करनी है और मुझे अपने आप को एनरोल करना है, ठीक है, और मैं IBPS SO के साथ साथ और भी एग्जाम देना चाहता हूँ, तो बेस्ट ऑप्शन है बैंक महापिक प्लस, एनरोल कीजिए, ठीक है। और रेफरल कोड लगाना मत भूलिएगा, Y710, ये एक रेफरल कोड है जिसके थ्रू मैक्सिमम डिस्काउंट आपको मिलेगा, ठीक है दोस्तों। कोई भी डाउट हो, कोई भी क्वेरी हो, कमेंट बॉक्स में जरूर से बताइएगा। मिलते हैं अगले वीडियो में। सो थैंक यू सो मच एंड ऑल द बेस्ट।